हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन देखेंगे जो कि बात करता है जुरिस्डिक्शन के बारे में। सेक्शन नंबर 9 जो बोलता है कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार्ड। जब तक कि बार्ड नहीं हो, जो भी केसेस हैं वो डिबार्ड नहीं करे गए हो, उन सारे केसेस को सिविल कोर्ट देख सकता है, इंटरटेन कर सकता है, ट्राई कर सकता है। अब अगर हम बेयर एक्ट के हिसाब से चलें तो दो कंडीशंस यहां पे बताई गई है जो कि सेटिस्फाई होना जरूरी है। सबसे पहले सिविल कोर्ट कौन से केसेस देखेगा, ये पता लगाने के लिए दो कंडीशंस यहां पे दे रखी हैं। पहला, वो जो केसेस हैं वो सिविल नेचर के होने चाहिए, जो सूट्स हैं वो सिविल नेचर के होने चाहिए। दूसरा, उनका जो कॉन्ग्निजेंस है वो बार्ड नहीं होना चाहिए, इधर एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली। अब ये एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली कैसे होगा, सिविल नेचर क्या होगा, इन सब चीजों को हम समझेंगे। लेकिन अगर जनरल प्रोविजन हम देखें, बेयर एक्ट में हम सेक्शन नंबर 9 देखें, जनरल रीडिंग के हिसाब से इन्फर करें तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे निकल के आती है ना। तो सिविल कोर्ट कौन से केसेस देखेगा, जो सिविल नेचर के होना जरूरी है, और दूसरी कंडीशन जो इंपॉर्टेंट है, उनका कॉग्निजेंस बार्ड नहीं होना चाहिए, इधर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली। अब इसमें इन डेप्थ जाते हैं और उसके बाद में एक्सप्लेनेशन वाइज भी इसको समझेंगे। चलिए, सिविल नेचर सबसे पहले हम देखते हैं। ये कैसे पता लगा जाए कि कोई सा केस सिविल नेचर का है या नहीं है। तो अगर हम इन दोनों टर्मिनोलॉजीज को देखें तो ये जो वर्ड है सिविल, ये अगर हम देखें तो हमारे पूरे एक्ट में कहीं पे भी इसको डिफाइन नहीं करा गया है ना, डिफाइन नहीं करा गया है, नॉट डिफाइंड। लेकिन अगर इसका हम डिक्शनरी मीनिंग देखें तो हम क्या समझ सकते हैं, कोई भी ऐसे राइट्स प्राइवेट सिटीजन के, है ना, या फिर प्राइवेट राइट्स ऑफ सिटीजन्स जो है, जो कि डिस्टिंग्विश करते हैं पॉलिटिकल या रिलीजियस राइट से, तो वो सारे राइट्स आपके सिविल कैटेगरी के कहलाएंगे। ठीक है, विच पर्टेन टू प्राइवेट राइट्स एंड रेमेडीज ऑफ सिटीजन्स। जो भी सिटीजन्स हैं उनके जो भी प्राइवेट राइट्स होंगे या रेमेडीज होगी, और जो डिस्टिंग्विश करेंगे पॉलिटिकल और रिलीजियस राइट से, इस कैटेगरी में नहीं आते होंगे, इनको कवर नहीं करते होंगे। तो अपार्ट फ्रॉम दिस कैटेगरी जितने भी प्राइवेट राइट्स एंड रेमेडीज है सिटीजन के, वो सब किस नेचर के कहलाएंगे, सिविल नेचर के, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी मीनिंग। और यही यहाँ पे हम इसको मान के चलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं नेचर के बारे में। नेचर का मतलब क्या होगा, सिविल का तो हमने समझ लिया कि पॉलिटिकल और रिलीजियस की कैटेगरी में नहीं आने चाहिए, और कोई भी ऐसे अधिकार जिसमें कि जो प्राइवेट इंडिविजुअल है, सिटीजन है ना, उनके राइट्स और रेमेडीज कहीं ना कहीं टच हो रहे हो। अब अगर हम नेचर की बात करें तो नेचर का अगर हम जनरल मीनिंग देखें तो कोई भी फंडामेंटल क्वालिटीज हो सकती है, कोई भी कैरेक्टर हो सकता है किसी एक वस्तु का, किसी एक चीज का, है ना, एट्रीब्यूट हो सकता है। तो ये तो बहुत जनरल कनोटेशन वाला वर्ड है नेचर। तो सिविल नेचर इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, कौन से केसेस सिविल नेचर के होंगे, जिसमें कि प्राइवेट राइट्स और रेमेडीज जो भी सिटीजन्स की हैं, और इनका जो नेचर है वो इस ही नेचर का है और डिस्टिंग्विश करता है इन नेचर से, है ना। तो वो सारी चीजें इस कैटेगरी में कवर होंगी आपकी। तो ये तो हो गया सिविल नेचर। अब अगर इसको हम और अच्छे से समझें सिविल नेचर के बाद में, तो एक वर्ड है सिविल प्रोसीडिंग्स, और एक वर्ड है
सिविल नेचर। अब अगर इनको देखें तो कौन सा बड़ा दिख रहा है? सिविल प्रोसीडिंग कहीं ना कहीं हम एक्ट में बार बार देखेंगे, लेकिन सिविल नेचर हर जगह हमको देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम इनको कंपेयर करें तो ये देखेंगे कि सिविल नेचर के अंदर सिविल प्रोसीडिंग्स आती है, तो सिविल नेचर का जो एम्बिट है ये वाइडर है देन सिविल प्रोसीडिंग्स। ठीक, यहां तक क्लियर? अब इसको और आगे चलते हैं और समझते हैं। कई बार इस सेक्शन को सुपरफिशियली पढ़ा जाता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा वेटेज रखता है। बहुत अच्छा सेक्शन ये है, बहुत सारी चीजें इसमें बताई गई हैं समझने वाली। आगे देखें, कोई भी जो स्यूट होता है, अब ये कैसे पता लगाया जाएगा किसी स्यूट में कि ये सिविल नेचर का है कि नहीं है? तो जो सब्जेक्ट मैटर है, सब्जेक्ट मैटर जो रहेगा स्यूट का, उससे हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये जो स्यूट है ये सिविल नेचर का है या नहीं। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्यूट डिटरमाइंस वेदर और नॉट द स्यूट इज ऑफ सिविल नेचर। ठीक, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट मैटर पे हमको ध्यान देना है। ठीक, अब जैसा कि हमने देखा कि सिविल नेचर की कैटेगरी में कौन सी चीजें आती हैं, कौन सी नहीं आती हैं, है ना? प्राइवेट राइट्स एंड रेमेडीज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ सिटीजन्स हमने देख लिए, वो उस कैटेगरी में यूजुअली आते हैं। और कौन से क्वेश्चंस या कौन सी चीजें कवर नहीं होती हैं, जो भी पॉलिटिकल या रिलीजियस क्वेश्चंस रहते हैं वो उसमें कवर नहीं होते हैं। ठीक है ना? तो क्या कवर हो रहा है आपका? प्राइवेट राइट्स प्लस ऑब्लिगेशंस और रेमेडीज बोल लो, है ना? ये सारी चीजें तो इसमें कवर हो रही हैं। क्या कवर नहीं हो रहे हैं? पॉलिटिकल एंड रिलीजियस क्वेश्चंस या राइट्स, ये कवर नहीं हो रहे। अब अगर एक ऐसी कंडीशन मानी जाए, बट एक सूट आया है, एक सूट इंस्टीट्यूट हुआ, जिसमें कि जो क्वेश्चन है, प्रिंसिपल क्वेश्चन जो है वो इस कैटेगरी का है ना? डील कर रहा है किसी एक इंडिविजुअल के प्राइवेट राइट से फॉर राइट टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई उसका राइट है जो इसका कुछ इन्फ्रिंजमेंट हुआ है और उसने वहां पे सूट फाइल करा है ना? कोई डिस्प्यूट हुआ है और सूट फाइल करा है। प्रिंसिपल क्वेश्चन हो गया ये। लेकिन इस क्वेश्चन का डिटर्मिनेशन जो है वो करते करते हम ये देखें कि इंसिडेंटली जरूरी बन गया है ये कि एक ऐसे क्वेश्चन का डिसीजन करा जाए जो कि इस पे बेस्ड है। रिलीजियस क्वेश्चन भी इन्वॉल्व हो रहा है ना? प्रिंसिपली तो ये रहेगा क्वेश्चन, लेकिन जब इसका डिटर्मिनेशन करेंगे इस क्वेश्चन का, तो इंसिडेंटली वो किसके रिवॉल्व हो जाएगा? अगर ऐसा कोई क्वेश्चन इंसिडेंटली उठता है, रेज होता है, रिलीजियस क्वेश्चन जो कि जरूरी होता है पहले डिसाइड करना, उसके बाद ही हम इसको डिसाइड कर सकते हैं, तो ये बाढ़ नहीं माना जाएगा। इस बात को समझिएगा, ठीक है ना? आप ये नहीं बोल सकते कि ये जो क्वेश्चन था ये पॉलिटिकल राइट का था, है ना, या रिलीजियस राइट का था, इसलिए ये बाढ़ हो गया है, जैसा कि सेक्शन में कहा गया है, जैसा हमने पहले देखा, क्योंकि ये इंसिडेंटली ऑकर हुआ है ना? तो अगर इस तरह से कोई सूट आता है तो इस क्वेश्चन को पहले हमको डिटरमाइन करना पड़ेगा, उसके बाद में फिर फाइनल हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर हमको मिलेगा या फिर इसका डिटर्मिनेशन होगा, इसका एडजुडिकेशन होगा। ठीक, तो यहां तक क्लियर? बार्ड नहीं माना जाएगा, इसको समझना। इस तरह से क्वेश्चन कभी कभी घुमा के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन। ये जो हमने देखा यहां पे, ये था हमारा एक्सप्लेनेशन 1। A suit in which the right to property or to an office is contested is a suit of civil nature, है ना? क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी कंटेस्ट हुआ है, हमने देखा राइट टू प्रॉपर्टी मान लीजिए ये कंटेस्ट हुआ है, सिविल नेचर का था। एक्सप्लेनेशन 1 मैंने आपको एग्जांपल के रूप में पहले समझा दिया।
or to an office is contested is a suit of civil nature, notwithstanding that such right may depend entirely on the decision of question as to religious rights or ceremony. Doesn't matter कि ये जो डिटर्मिनेशन है ये एंटायरली डिपेंड करता है इस डिटर्मिनेशन पे। एक क्वेश्चन है जिसको पहले सॉल्व करना जरूरी है, उसके बाद में इसका आंसर मिलेगा, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सिविल नेचर का नहीं रहा और उसको बार्ड कर दिया गया है, हाँ वो सिविल नेचर का ही है, इसको डिसाइड करो देन इसको डिसाइड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सप्लेनेशन फर्स्ट बहुत स्पष्ट रूप से यहाँ पे आपको ये बात कहता है। आगे एक्सप्लेनेशन सेकंड, इसको देखिएगा। नाइनटीन 1976 में अमेंडमेंट के थ्रू ये इंसर्ट करा गया। उसके पहले जो यहाँ पे बात है, जो बात बताई गई है, वो जो क्वेश्चंस इन्वॉल्व होते थे, इसका पर्पस ये था कि ये जो क्वेश्चंस इन्वॉल्व होते थे इसमें डाइवर्जेंस काफी हुआ करता था। डाइवर्जेंस एज टू जुडिशियल ओपिनियंस, डिफरेंट जजेस अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन करते थे, है ना, और जजमेंट डिलीवर करते थे। अब ये इतनी सारी प्रॉब्लम हो गई थी, इतने सारे वहां पे डिफरेंसेस हो गए थे कि एक अमेंडमेंट के थ्रू इसको इंसर्ट करना पड़ा और जो पोजीशन थी उसको क्लियर करनी पड़ी। अब यहाँ पे क्या हुआ, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन इट इज इमटेरियल वेदर और नॉट एनी फीस आर अटैच्ड टू द ऑफिस रिफर टू एन एक्सप्लेनेशन 1 और वेदर और नॉट सच फीस इज अटैच्ड टू अ पर्टिकुलर प्लेस, है ना। एक फीस और ऑफिस वाली बात और एक प्लेस वाली बात, ये भी क्वेश्चन उठे कि जब हम एक्सप्लेनेशन फर्स्ट को देखेंगे, है ना, वहां पे हम देखेंगे कौन से राइट्स को वो कवर कर रहा है। तो अगर इस तरह के कोई क्वेश्चंस आते हैं फीस से, ऑफिस से, प्लेस से रिलेटेड, तो क्या उसको वो बार्ड करने की क्षमता रखते हैं या नहीं रखते हैं, है ना। फीस वगैरह के आते हैं, ऑफिस से रिलेटेड आते हैं, तो बार्ड करने की क्षमता रखते हैं कि नहीं ऐसे क्वेश्चन, कि वो सिविल नेचर का फिर नहीं कहलाएगा क्या। तो सेकंड एक्सप्लेनेशन से इसको क्लियर कर दिया गया कि अगर ऐसे कोई क्वेश्चन है तो उनको भी डील करा जाएगा और वो इमटेरियल हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये सिविल नेचर का है कि नहीं है, और उसको सिविल नेचर के रूप में ही माना जाएगा और जो प्रोसीडिंग्स है उसको आगे बढ़ाया जाएगा, चालू रखा जाएगा, है ना। It is clear that a suit relating to religious office is maintainable whether or not it carries any fee or whether or not it is attached to a particular place. ठीक, क्लियर। तो फीस वाला अगर कोई क्वेश्चन बने तो भी वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, वो इमटेरियल है और वो सिविल नेचर का ही कहलाया जाएगा, बार्ड नहीं करा जाएगा। ठीक, अब जब हम बार बार ये वर्ड यूज कर रहे हैं बार्ड, तो यहाँ पे एक्सप्रेसली बार्ड और इम्प्लाइडली बार्ड, दो बातें बताई गई हैं। एक्सप्रेसली बार्ड क्या होगा, जो कि किसी लेजिस्लेशन के थ्रू बार्ड करा गया है, कोई एक कानून लाया गया, कोई एक्ट लाया गया जिसमें कि स्पेशल ट्रिब्यूनल का या स्पेशल कोर्ट का गठन कर दिया गया, है ना। ये स्पेशल एक्ट है जिसके थ्रू ऐसा इस्टेब्लिशमेंट करा गया स्पेशल ट्रिब्यूनल का, और उनको शक्तियां दी गई कि इस तरह के इस नेचर के कोई केसेस अगर आते हैं, पर्टिकुलर नेचर के कोई केसेस आते हैं, तो ये कोर्ट्स देखेंगी और इनके जो डिसीजंस होंगे वो फाइनल होंगे और उसके बाद में कहीं और उन क्वेश्चंस को रेज नहीं करा जाएगा। ठीक, तो ये लेजिस्लेशन के थ्रू एक्सप्रेसली बार्ड हो गए। यहां पे मतलब ये रहेगा इम्प्लाइडली बार्ड मतलब थ्रू जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ इसका मतलब कैसे, एग्जांपल के रूप में अगर इसको समझ लें कि कोई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन हुआ, है ना, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूट करी गई, प्रोसिक्यूशन हुआ, अब उसमें जो भी आपकी कॉस्ट आई तो उस रिकवरी के लिए, उस कॉस्ट की रिकवरी के लिए क्या आप सिविल कोर्ट में कोई केस इंस्टीट्यूट कर सकते हो क्या, नहीं, अगेंस्ट द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, है ना, नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट में माना जाएगी इन चीजों को। या फिर जो एक जज है जो अपना काम ईमानदारी से कर रहा है ना, उसके अगेंस्ट में आप सिविल कोर्ट में कोई केस फाइल कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं आपके इम्प्लाइडली बार्ड में। ठीक है, तो दोनों चीजें स्पष्ट हो गई। एक बात यहाँ पे और जो समझने वाली वो ये है, एक्सप्रेसली जब हम देखते हैं या इम्प्लाइडली जब हम देखते हैं, तो जो फर्स्ट प्रिजम्पशन रहेगा हमारा
फर्स्ट प्रिजम्पशन रहेगा, जब भी कोई क्वेश्चन होगा या कोई डाउट होगा एज टू जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट टू एंटरटेन अ सिविल सूट, कि ये सिविल नेचर का है कि नहीं है, तो प्रिजम्पशन किसके फेवर में जाएगा? प्रिजम्पशन जाएगा इन फेवर ऑफ जुरिस्डिक्शन। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, है ना। फर्स्ट प्रिजम्पशन जुरिस्डिक्शन के तरफ ही जाएगा कि हाँ अगर कोई डाउट हुआ है तो ठीक है भैया जुरिस्डिक्शन है, क्योंकि वहां पे पर्टिकुलरली कोई एक्सप्रेस्ड चीज नहीं प्रोवाइड करी गई है। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ एक डाउट रेज हो गया तो उसको पर्टिकुलर उस सिविल सूट को ये मान लिया जाएगा कि सिविल नेचर का नहीं है और एंटरटेन नहीं करा जाएगा, ट्राई नहीं करा जाएगा, नहीं, ये करना गलत रहेगा। इसलिए ये बताया गया है कि जो प्रिजम्पशन है वो यही बोलेगा कि इस पर्टिकुलर केस को एंटरटेन करा जाए, ट्राई करा जाए और कोर्ट का जुरिस्डिक्शन माना जाएगा। ठीक, यहां तक क्लियर। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसमें अगर हम देखें सेक्शन 9 के अंतर्गत, तो अगर कोई क्वेश्चन आता है, कोई क्वेश्चन आता है कि भैया ये कौन डिसाइड करेगा कि सिविल कोर्ट के पास में इस चीज का जुरिस्डिक्शन है कि नहीं है, इस सूट को एंटरटेन करने का जुरिस्डिक्शन है कि नहीं है, जुरिस्डिक्शन डिसाइड कौन करेगा? तो यहां पे बताया गया है इनहेरेंट पावर जो है वो सिविल कोर्ट की है ना। सिविल कोर्ट के पास में इनहेरेंट पावर रहेगी इस चीज की टू डिसाइड दी जुरिस्डिक्शन, कि हाँ भैया इस चीज को, इस पर्टिकुलर केस को हम देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं, और ये पर्टिकुलर केस जो है, जो सूट है, ये सिविल नेचर का है कि नहीं है, और उसके अनुरूप हम इसका ट्राई कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इनहेरेंट पावर डिसाइड करने की किसके पास में है? सिविल कोर्ट के पास में ही है। अब अगर बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करें जाए ऐसे केसेस में, तो वो किसके ऊपर आ जाएगा? अब यहाँ पे हम क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन एज टू जुरिस्डिक्शन, कि भैया ये सिविल नेचर का है नहीं है। अब जो व्यक्ति, जो पार्टी ये क्लेम करेगा या रेज करेगा, जो पार्टी है रेज करेगा पॉइंट कि इस पर्टिकुलर कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं है इस नेचर के सूट को डील करने के लिए, है ना, या फिर ये जो पर्टिकुलर आपका सूट है ये सिविल नेचर का नहीं है, इसलिए कोर्ट, सिविल कोर्ट इसको डिसाइड नहीं कर सकती, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस पार्टी के ऊपर आ जाएगा कि बताइए भैया कैसे, किस तरीके से, किस मैनर में जुरिस्डिक्शन यहाँ पे नहीं बनता है और जो पर्टिकुलर सूट है वो सिविल नेचर का नहीं है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर में है? जो पार्टी सीक करती है, क्लेम करती है कि उसके पास में, सिविल कोर्ट के पास में जुरिस्डिक्शन नहीं है। ठीक, ये तो हो गई आपकी सेक्शन 9 से संबंधित बेयर एक्ट से रिलेटेड सारी बातें। अब कभी कभी क्वेश्चन जो है वो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में ऐसे भी आ जाते हैं कि बताइए इनमें से कौन से ऑप्शंस जो हैं वो सिविल नेचर के हैं और सिविल नेचर के नहीं हैं। तो समझने के रूप में, कुछ एग्जांपल के रूप में हम देख लेते हैं। सिविल नेचर के अगर बात करें तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहां से लग सकती है कि राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी रहेंगे वो सिविल नेचर के रहेंगे। ठीक है, राइट ऑफ वर्शिप से रिलेटेड सूट सिविल नेचर के कहलाए जाएंगे आपके। स्पेसिफिक रिलीफ से रिलेटेड सूट्स जो है वो आपके सिविल नेचर के कहलाए जाएंगे। उसी तरीके से सिविल रॉन्ग सिविल नेचर के कहलाए जाएंगे और जुरिस्डिक्शन रहेगा कोर्ट का अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9। और एक और देख लेते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, अगर इस तरह का कोई सूट लगा वो भी सिविल नेचर के अंतर्गत ही आएगा। ठीक, अब ये तो हो गए सिविल नेचर के। और नोट ऑफ सिविल नेचर के भी अगर हम एक आध एग्जांपल देखना चाहें तो हम क्या देख सकते हैं? सीधे बेयर एक्ट से ही हमको पता पड़ जाता है ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे सूट्स जो प्रिंसिपली रेज कर रहे हो आपका कास्ट क्वेश्चंस, ऐसे सूट्स जो कास्ट क्वेश्चन प्रिंसिपली इन्वॉल्व करते हो वो सिविल नेचर के नहीं कहलाएंगे।
दूसरा ऐसे क्वेश्चंस जो प्योरली बेस्ड ऑन रिलीजियस राइट्स एंड सेरेमनीज पे, तो ये भी सिविल नेचर की कैटेगरी में नहीं आएंगे। तो इस तरीके से चीजें आपको याद रखनी है आपके एग्जामिनेशन के लिए, और आपको इसी तरीके से तैयारी करनी है। हम लोग इसी तरीके से आपके लिए जो भी महत्वपूर्ण सेक्शंस हैं ऑफ डिफरेंट एक्ट्स, ऐसे ही नहीं बस सिविल प्रोसीजर कोड जितने भी अलग अलग हैं उसके वीडियो लेक्चर टाइम टाइम पे लाते रहेंगे, और जो भी कंसेप्ट है उसको कोशिश करेंगे बहुत अच्छे से क्लियर करने के लिए, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग एक पर्टिकुलर लॉ के प्रति, एक पर्टिकुलर सेक्शन के प्रति बहुत अच्छी हो जाए, इन डेप्थ हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर कोई भी डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो जो भी मैंने यहाँ पे बताया है, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट हमारे सेशन में दूसरे किसी अच्छे सेक्शन के साथ में। तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।